खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है अंशुमान जी। सोमवार है और ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, कैसा बीता हफ्ता और बीते हफ्ते की एक बहुत बड़ी खबर, दो बड़ी खबरें हमारे पास हैं इस बार। हाँ, धन्यवाद सिद्धांत। बीता हफ्ता जाते जाते भी बहुत सारी खबरों से भरपूर था। इनफैक्ट सैटरडे और संडे को भी हमारे पास इतनी खबरें थी। आमतौर पर हम खर्चा पानी सैटरडे संडे को नहीं लाते, तो बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब ट्विटर पर और बाकी जगहों पर हमने दिए। पर जो सबसे बड़ी खबर पिछले सप्ताह की थी, जो कोविड की खबरों के बीच दबकर आई और थोड़ी देर बाद शाम तक लोगों को उसका एहसास हुआ कि सब आरबीआई ने तो इतना बड़ा डिविडेंड गवर्नमेंट को दे दिया जिसकी को गवर्नमेंट ने भी बजट नहीं किया था। उसके उसके गवर्नमेंट के बजट में भी इसका आकलन नहीं था। उसके तमाम जो परतें थी, उसका जो असर था, ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने की कोशिश की जाती रही, तो ये बड़ी खबर है। दूसरी चीज, क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो करेंसीज के लिए, बिटकॉइन के लिए इथेरियम के लिए, पूरी दुनिया भर के पूरी दुनिया भर के क्रिप्टो मार्केट के लिए कोविड वाला ये जो हफ्ता जो भारत में भी था, वो अच्छा नहीं गया, काफी खराब गया। काफी काफी तेज गिरावट हुई। इनफैक्ट संडे को भी क्रिप्टो मार्केट में उसी तरीके की नरमी और गिरावट देखने को मिली। तो ये दो बड़े समाचार हैं जिन पर हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अंशुमान जी ने बता ही दिया आप लोगों को किस किस समाचार पर चर्चा होनी है। आरबीआई का डिविडेंड पे आउट और बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज का फॉल। पहले आरबीआई का डिविडेंड पे आउट पे बातचीत करते हैं। 73% का राइज है अंशुमान जी आरबीआई के डिविडेंड पे आउट में। 99,122 करोड़ का पे आउट आरबीआई ने सरकार को दिया है। मतलब जो आपने जैसा कहा कि सरकार ने बजट में भी इसकी आशा नहीं लगाई थी। सरकार ने 1 लाख करोड़ कुछ प्राइवेटाइजेशन से और आरबीआई के पे आउट से मिला जुला कर निकालने का हिसाब लगाया था। आरबीआई ने अकेले उस लक्ष्य को पूरा कर दिया है। तो ये एक खबर है। इस खबर के साथ एक और चीज नथी होती है अंशुमान जी कि आरबीआई ने अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज किया, अप्रैल से मार्च कर दिया। पहले तो जो जून से मई तक का होता था उसको उन्होंने अप्रैल से मार्च तक का कर दिया। तो डिविडेंड पे आउट से मेरा सवाल ये है कि डिविडेंड पे आउट से क्या इस बफर के आने से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं सरकार के, उन बिहाफ पर उस फ्रंट पे कोई जो नुकसान हुआ है उसे भरपाई करने में मदद मिलेगी? क्या स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी? और जो वित्त अपना जो वर्ष चेंज करने का डिसीजन है आरबीआई ने, वो क्यों लिया? अंशुमान जी। सिद्धांत, इसमें एक और चीज जोड़नी है। जी। जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रिजर्व बैंक को इतना मुनाफा हुआ कहां से। पिछले साल की तुलना में रिजर्व बैंक ने अचानक कितना पैसा कहां से फट पड़ा, या इतना मुनाफा रिजर्व बैंक ने कहां से कमा लिया कि उसने इतना बड़ा बड़ा लाभांश सरकार को दिया। एक पहलू तो ये है कि सरकार विनिवेश के जरिए, सरकारी कंपनियों को बेचने के जरिए जो पैसा निकालना चाहती थी, उसका एक हिस्से की भरपाई आरबीआई ने की। पर दूसरा पहलू ये भी कि रिजर्व बैंक ने क्या किया। पहले समझना जरूरी है कि कितनी बड़ी राशि है। सिद्धांत, 2001 के बाद ये दूसरा मौका है जब रिजर्व बैंक ने इतना बड़ा डिविडेंड दिया है। 2001 के बाद, इससे पहले 2020 में इसी सरकार के तहत 1 साल पहले रिजर्व बैंक ने बड़ा डिविडेंड दिया था, जिसे कहा गया था कि बड़ा डिविडेंड लिया गया है, दिया नहीं था। ये उस समय था कि गवर्नमेंट को ने फोर्स किया था आरबीआई को कि वो अपने रिजर्व से पैसा निकाल कर रखे, जबकि कहा जाता है कि आरबीआई के पास जो अतिरिक्त राशि है वो रिजर्व में होनी चाहिए, जो कि आरबीआई का कंटिजेंसी फंड होता है। दूसरी चीज, ये राशि अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये जीडीपी की तुलना में 0.5% है। यानी भारत की जीडीपी की 0.5% है, और डॉलर टर्म्स में ये करीब 13.6 बिलियन डॉलर है। यानी ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से कुछ कम का डिविडेंड सरकार को आरबीआई ने दिया है। ये दो बड़ी चीजों से निकलता है। हम इसके बाद आएंगे कि सरकार को इससे कितना कुशन मिलेगा और ये क्यों किया, और आरबीआई ने कैसे सरकार को इस संकट से उबारने के लिए जितनी कोशिश पिछले 1 साल में की, उस कोशिशों की श्रृंखला में इसे देखा जाना चाहिए। विमल जालन कमेटी ने आरबीआई के लिए एक नया कैपिटल
फ्रेमवर्क, जिसको कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कहते हैं, वो सजेस्ट किया था। उस हिसाब से आरबीआई ने अपने फिस्कल ईयर को चेंज किया, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। ये बिमल जालान कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उस रिकमेंडेशन के आधार पर बदलाव किया था। लेकिन इसके साथ ये पैसा आरबीआई को कहां से आया, आरबीआई ने बताया नहीं है। रिपोर्ट आएगी तब हमें पता चलेगा, जब आरबीआई की रिपोर्ट हमें मिलेगी तब हम जान पाएंगे कि आरबीआई ने ये जो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लाभ अर्जित किया, जिसका हिस्सा लाभांश है, मतलब लाभ का एक हिस्सा जो दिया, वो कहां से आया। पर उसमें दो चीजें हमें दिखाई देती हैं। मैंने पिछले वीकेंड में आरबीआई का जो डेटा था उसको क्रंच करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आरबीआई के नंबर्स कहते क्या हैं। तो दो महत्वपूर्ण चीजें इसमें दिखाई दी कि आरबीआई ने इस साल के महीनों में फॉरेक्स पर ट्रांजैक्शंस पर प्रॉफिट बुक किया है बड़े पैमाने पर एक महत्वपूर्ण चीज है, यानी जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन आरबीआई दुनिया में करता है विदेशी मुद्रा के ट्रांजैक्शन करता है, उसमें आरबीआई ने प्रॉफिट बुक किया है और उसे वेटेज एवरेज कॉस्ट पर्सपेक्टिव से एक नए फार्मूले से का इस्तेमाल करते हुए उसमें प्रॉफिट बुक किया। वो प्रॉफिट आरबीआई के बुक में शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है, जिसके कारण रिजर्व बैंक को इस बार अपना मुनाफा ऊंचा करने में मदद मिली और उसका एक बड़ा हिस्सा उसने आरबीआई को दिया। दूसरी एक और चीज जो महत्वपूर्ण है कि आरबीआई ने केवल अपना अकाउंटिंग ईयर ही नहीं बदला, अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस भी बदल दी। अच्छा। आरबीआई ने अपने अकाउंटिंग ढांचे में भी, अपने अकाउंटिंग के तौर तरीकों में भी बदलाव किया है। इससे आरबीआई ने अपनी जो फॉरेन एसेट्स की होल्डिंग है, अपने जो ऑपरेशंस हैं, उनसे प्रॉफिट लेने के जो तौर तरीके हैं, डोमेस्टिक गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें हैंडल करने के जो तरीके हैं, इन सब को मिलाकर अपने मुनाफे को थोड़ा बेहतर ढंग से संयोजित किया है और उसका एक हिस्सा सरकार को दिया है। तो ये तो वो स्रोत हैं जो अभी हम इस घोषणा और इसके साथ जो आंकड़े हमें आरबीआई की वेबसाइट को खोद के और उसकी माइनिंग करके जो दिखे वो दिखाई देते हैं। स्पष्ट कारण क्या है, ये हमें आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि आरबीआई का मुनाफा इस साल क्यों इतना बड़ा रहा और इतना पैसा आरबीआई ने लाभांश के रूप में क्यों दिया। बहुत सारे लोग इसके बहुत सारे और मतलब निकाल रहे हैं कि आरबीआई को निचोड़ने की कोशिश हो रही है, आरबीआई से पैसा लेने की कोशिश हो रही है। वो थ्योरीज कहीं कुछ हद तक डिबेट को दूसरे डायरेक्शन में ले जाती हैं और उन थ्योरीज के पीछे बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है। हमें दूसरी चीज समझना जरूरी है कि इस मौके पर आरबीआई लगातार सरकार को हेल्प करने की पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा है और ज्यादातर कोशिशें सफल नहीं हो रही है। जैसे हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स का इशू आरबीआई के नहीं संभला जनवरी से। आरबीआई ने बहुत कोशिश की कि सरकार को सस्ते दर पर कर्ज मिल सके, मार्केट नहीं मिला। अब उसका तरीका क्या था? अब आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि आप सरकार हैं, आपका खर्च साल में 1,000 रुपए है, आपका की टोटल कमाई 300 रुपए है, 700 रुपए का आपको कर्ज लेना पड़ता है, आपकी कमाई 300 रुपए से घटकर 100 रुपए रह जाने वाली है इस साल, आपको आपके कर्ज की आवश्यकता 200 रुपए और बढ़ जाती है, तो आप ज्यादा घाटे में है और आपका घाटा देखकर बाजार आपको महंगा कर्ज देगा क्योंकि आप कर्ज वापस नहीं कर सकते। तो आरबीआई के पास रास्ता यह था कि वो अपने खजाने से पैसा निकालकर सरकार के खजाने में रख दे, जिससे कि सरकार की बैलेंस शीट ठीक ठाक दिखने लगे। अभी जो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के खजाने में डिविडेंड के तौर पर पहुंचेंगे, इससे सरकार के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और वो संकेत बाजार को जाएगा कि नहीं साहब, जिस सरकार को आप ये मान रहे हैं कि वो गहरे दबाव में है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास टैक्स का रेवेन्यू नहीं आ रहा, एयर इंडिया नहीं बिक रहा, LIC नहीं बिक रहा, एसेट मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा, रेवेन्यू टूट रहा, उसके पास 1 लाख करोड़ रुपए ये अकाउंट में आ गए हैं। अब आप इसे देखकर थोड़ा कूल डाउन हो जाइए और सरकार को कुछ बेहतर और कॉम्पिटिटिव रेट पर ब्याज दरों पर ब्याज दीजिए, पर कर्ज दीजिए। ये पूरी कोशिश थी। उस कोशिश का नतीजा है कि रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ के आसपास का लगभग 99,000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड दिया। ये डिविडेंड फिस्कल डेफिसिट को कम करने में मदद करेगा, राजस्व की कमी रोकने में मदद करेगा और उसका असर शायद अगले बॉन्ड कार्यक्रम पर हमें दिखाई देगा, जहां बॉन्ड मार्केट को थोड़ी राहत और कंफर्ट मिलेगा कि नहीं, जितनी खराब स्थिति सरकार के बजट की है उतनी नहीं है। यह पैसा जाएगा कहां, सरकार इसका इस्तेमाल कहां करेगी, इस पैसे से हमारी आपकी जिंदगी में कितना बदलाव होगा, हमें इसका क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि हम तो टैक्स से लदे हुए हैं, हमारे ऊपर तो पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी का बोझ रोज आता है। यह पैसा सरकार के अपने उन्हीं फालतू खर्चों में खर्च हो जाएगा, सरकार के अपनी व्यवस्था में जाएगा, ये हमें नहीं पता है। लेकिन तात्कालिक तौर पर यह कुशन एक तरफ सरकार के बजट को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ शायद बॉन्ड मार्केट को, जहां सरकार को लगातार बीटिंग मिल रही है, बॉन्ड मार्केट सरकार को सुनने को तैयार नहीं, उसे भी थोड़ा कूल डाउन करेगा, उसे थोड़ी राहत देगा। तो मतलब जाहिर है कि इससे जो परिणाम हम पर क्या पड़ेंगे
ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन सरकार की बैलेंस शीट थोड़ा सा, सरकार का जो खजाना है वो थोड़ा सा कम घाटे में, किंचित कम घाटे में दिखेगा इस सब के बाद। अंशुमान जी, इस सब के बाद अब दूसरी खबर पे चलते हैं। वो भी एक बड़ा डेवलपमेंट है इन सब चीजों के बीच में। क्रिप्टो मार्केट ने बेहद बुरे दिन देखे हैं बीते एक हफ्ते। क्रिप्टो मार्केट में अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है वो पिछले एक हफ्ते में लगभग 30% के आसपास टूटा है। 30% की गिरावट, मतलब अगर आप क्रिप्टो को करेंसी माने और एसेट माने वाले उस फेयर से अगर एक मिनट के लिए दिमाग हटाएं भी, तो किसी एसेट या करेंसी में इतना बड़ा फॉल जो है एक हफ्ते के भीतर, ये बहुत बड़ी है। एक दिन सिद्धांत, ऐसे एसेट में 30% फॉल तो चलता है, एसेट में 30% फॉल तो चलता है। एसेट में हमने एसेट में 30% मान लीजिए मार्केट मेल्टडाउन हमने देखे, स्टॉक मार्केट्स गिरे हैं, बाकी गिरे। करेंसी में 30% फॉल, अगर आप इसे करेंसी के तौर पर इमेजिन करें कि कोई करेंसी अगर 30% डिवैल्यू हो जाए, क्योंकि करेंसी तो हमेशा किसी कंट्री से जुड़ी हुई होती है, करेंसी तो किसी देश की होगी उसके साथ, तो आप मानिए कि अगर 30% तो करेंसी क्रैश कर जाए तो उस देश के मार्केट से कैपिटल की फ्लाइट शुरू होने का खतरा होता है। हाँ, और अब तो देखिए इसलिए ये गिरावट दिलचस्प और अपने तरह की पहला घटनाक्रम है दुनिया के वित्तीय बाजारों के इतिहास में। ऑब्वियसली, मतलब इस समय तो लोग दो ही तरह की रिकवरी की बात कर रहे हैं। मैं एक मीम देख रहा था, कोविड रिकवरी और बिटकॉइन रिकवरी, मतलब लोग दो तरह, इसमें ऐसा मीम था और भाई काफी डार्क जोक भी है कि हम एक तरफ कोविड रिकवरी की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिटकॉइन रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो 30% का फॉल तो अकेले बिटकॉइन का। इथेरियम को देखिए तो इथेरियम में 45% का, वो बहुत ऑलमोस्ट हाफ हो गया। वो आधी उसकी वैल्यू हो गई है। और इलॉन मस्क के ट्वीट से बात शुरू होती है। अब इसको कितना दोष दिया जाए नहीं पता। मतलब एक बार हम लोगों ने पिछले इस अर्थात में भी चर्चा की ही थी इस चीज पे, इलॉन मस्क के ट्वीट को कितना दोष दिया जाए। इलॉन मस्क का प्रोटेस्ट करने के लिए स्टॉप इलॉन नाम की करेंसी आ जाती है और उसका भी कैपिटलाइजेशन 6 करोड़ US$ के आसपास पहुंच जाता है और वो भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब मिला जुला के इन्वेस्टर्स इन खबरों को कैसे देखेंगे? मेरी चिंता ये है कि जो बिटकॉइन में या क्रिप्टो मार्केट में निवेश कर रहे हैं या जो इस समय ये इंतजार कर रहे हैं कि साहब ये और टूटे तो हम और पैसा लगाएं, और टूटे तो हम पैसा लगा के शुरुआत करें इसमें, जो इस तरह के दिन देखना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या संदेश है, पॉसिबल इन्वेस्टर्स के लिए क्या संदेश है? गिवन दैट इंडिया के कई सारे प्राइवेट एंटिटीज ने अपने जो रिलेशनशिप्स हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ, उनको थोड़ा सा लिमिट कर दिया है, इंक्लूडिंग पेटीएम एंड ICICI बैंक। अंशुमान जी। सिद्धांत, तीन चीजें थी, तीन बड़े घटनाक्रम थे जिसके कारण ये हुआ। और चूंकि ये हफ्ते की शुरुआत है और ये मार्केट बहुत छोटे इन्वेस्टर क्लास का बहुत छोटा मिनिस्क्यूल हिस्सा माने अगर आप, इन्वेस्टर्स का बहुत छोटा सा हिस्सा जिसको एक कैटर करता है क्रिप्टो का मार्केट। स्टॉक्स का, बॉन्ड का, गोल्ड का के इन्वेस्टर्स का नंबर बहुत बड़ा है, बहुत छोटा हिस्सा है। बट चूंकि इसको काम करने वाले लोग सब टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट हैं, इनकी चर्चाएं काफी ज्यादा होती हैं, तो ये हमेशा उस क्लास के बीच में चर्चा में रहता है। तीन बड़े घटनाक्रम हुए। एलन मस्क के घटनाक्रम को थोड़ा ज्यादा तूल दिया गया। मेरा मानना यह है कि ये उतनी बड़ी बात नहीं थी। हालांकि चूंकि जितने भी एसेट के मार्केट होते हैं वो हमेशा न्यूज सेंसिटिव होते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो या वो गोल्ड का मार्केट हो या वो क्रूड का मार्केट हो। अब गाजा में कुछ होता है या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कुछ होता है तो क्रूड के मार्केट के ऊपर सेंसिटिविटी दिखाई देती है। तो जितने भी एसेट के मार्केट हैं दुनिया में वो न्यूज सेंसिटिव होते हैं। वो सेंसिटिविटी हमें क्रिप्टो के मार्केट में भी दिखाई दी एलन मस्क के कारण, क्योंकि एलन मस्क का अपने एक प्रोडक्ट को प्राइस करना चाहते थे क्रिप्टो करेंसी में, और उसमें तो थोड़ा जो एंथुसियास्ट थे क्रिप्टो के, जिन्हें बहुत ज्यादा क्रिप्टो से उम्मीद दिख रही थी, उनका उत्साहित होना स्वाभाविक था। लेकिन वो उतनी बड़ी वजह नहीं है। पिछले एक महीने के दौरान, खासतौर से हाल की गिरावट के दौरान, जितने लोगों से मेरी बात हुई जो इस पूरे बाजार की तह को भीतर से समझ रहे हैं या जान रहे हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग बैठे हैं, उन्होंने दो बड़ी बातें कही। उनका सबसे बड़ा जो तर्क था और जो सबसे बड़ी चुनौती उनको लगती है इस गिरावट के मामले में, वो चाइना है। क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा माइनिंग भी होती है, चाइना में बड़े पैमाने पर क्रिप्टो माइनिंग की एक्टिविटीज चलती हैं। चीन का यह नजरिया और चीन के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप से आया हुआ है नजरिया, क्योंकि वहां के वाइस प्रीमियर उस कमेटी को लीड करते हैं जिसका नाम चाइना की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमेटी है, वो लीड करते हैं। वहां से ये आना पूरी दुनिया के
क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, एक अजीब सा चौंकाने वाला घटनाक्रम था। वो ही नहीं समझ पाया कि चीन ऐसा क्यों कर रहा। अच्छा, चीन बहुत सारे काम ऐसे करता है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, उसके चीन के बहुत सारे काम समझ में नहीं आते। और चीन रहस्यमय भी है, कई तरीके से रहस्यमय है। तो चीन ने ये फैसला क्यों किया और बैक टू बैक क्यों किया? क्योंकि चाइना ने पहले अपने बैंक से कहा कि वो क्रिप्टो से दूर हटें, और फिर माइनिंग को, और जो जिनको हम क्रिप्टो रिग्स कहते हैं, क्रिप्टो की माइनिंग की पूरी प्रक्रिया उसे रोक दी। अब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जो डिजिटली काफी साउंड है और फ्यूचर की तरफ देख रही है, वो अगर इसे बंद कर रही थी, इसके ठीक पीछे हमने अमेरिका में भी कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस देखे उसको लेके। इसने ने सबसे ज्यादा हिट किया पूरे मार्केट में अनसर्टेनिटी को। नहीं तो ये सिंगल वे बढ़ता हुआ मार्केट था। हमने पिछले साल देखा, दुनिया में मरे हो, कोविड आया हो, कुछ भी हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ा इस मार्केट को। ये मार्केट कंसिस्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा था। हालांकि इसमें रेगुलेटरी लूप होल्स बराबर थे और अभी भी बने हुए हैं। ये एसेट है कि करेंसी है, इसे कैसे कानून के तहत रेगुलेट किया जाएगा, सब कुछ था, लेकिन ये एक गति से बढ़ता चला जा रहा था। और इसी के कारण बहुत सारे लोग इसमें आए। तो पहली चीज तो ये कि चाइना का जो अप्रोच था, चाइना का जो फैसला है, उसने दुनिया के बहुत सारे देशों को अलर्ट किया। अभी बाकी देशों ने अपने रेगुलेटरी सिस्टम से इस पर सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन चीन ने जितनी सख्ती के साथ क्रिप्टो पे कंट्रोल करने की या उसको रोकने की कोशिश की, उसका असर बाजार पर दिखाई पड़ा। दूसरी एक और चीज जिसको मैंने इंगित किया था, जिसे बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि चूंकि दुनिया के बाजार में तेजी के साथ ग्रोथ आ रही है, उसके साथ महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने करेंसी छाप कर सिस्टम्स में फ्लश किया था। लोगों के हाथ में पैसा भरा जैसी स्थिति तो है नहीं वहां। तो यूरोप में और अमेरिका में लोगों को पूरे पिछले एक साल उनकी तनख्वाहें वापस मिली हैं, उन्हें पे चेक प्रोटेक्शन मिले हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिले हैं। वो पैसा उनके हाथ में, वो पैसा मार्केट में आएगा, तुरंत खर्च के लिए आना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे कोविड वैक्सीन जा रही, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। जब तक इन्फ्लेशन नहीं थी, रिसेशन था, कोविड था, तब तक इन्वेस्टर इस बीच में झूल रहे थे कि इन्फ्लेशन का बेस्ट हेज क्या है, महंगाई से बचाने के लिए अपने आप को किस में निवेश करना चाहिए। अब ये माना जा रहा है कि पैसा वापस इन्फ्लेशन के पुराने हेज की तरफ जा सकता है, गोल्ड की तरफ, खासतौर से गोल्ड की कीमतों में जो हमने बढ़ोतरी देखी है क्रिप्टो के क्रैश के। कुछ मार्केट एक्सपर्ट, कुछ एक्सचेंजेस से ये संकेत मिलना शुरू हो रहे हैं। तो दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि मंदी के बाद रिकवरी आते समय वेस्ट के बाजारों में, ईस्ट के बाजारों में, इंडिया को बाहर निकाल दे, इसके चाइना के बाजार में या कोरिया के बाजारों में नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वापस आने पर, स्टॉक के प्राइसेस ठीक होने पर, बाकी चीजों में के बाद क्या इस करेंसी का एसेट के तौर पर रेलेवेंस रहेगा, या ये एसेट के तौर पर उतने अच्छे रिटर्न दे पाएगी जितने अच्छे रिटर्न इसने मंदी के दौर में, जब दुनिया की इकोनॉमी एकदम सिंक कर रही थी, माइनस में चली गई थी, क्वार्टर बाय क्वार्टर माइनस में चली गई थी, तब दिए थे। ये सवाल निवेशकों के दिमाग में अभी भी है, कई लोगों से बात करने। भारत के संदर्भ में अगर हम आए, तो भारत के संदर्भ में क्या हुआ कि यहाँ चूंकि रेगुलेटरी गैप इतना बड़ा है कि हम ये पूरा चक्र देख सकते हैं। आरबीआई ने संदेश दिया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ कहा, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट वाला एक जजमेंट आया ही था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और रिजर्व बैंक के बीच में तो पहले से ही सीधा मतभेद है इसको लेकर, और सरकार एक तीसरे पोल पर खड़ी हुई है। वो इस पर भ्रम बनाए रखना चाहती है। हम इतने दिनों से देख रहे हैं, पर सरकार ने कानून के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। एक मंत्री कोई दूसरी बात कह देता, दूसरी मंत्री कोई तीसरी बात कह देता, कोई तीसरी चीज आ जाती। सरकार भी इस पर कंफ्यूजन बनाए रखना चाहती है। इस बीच में आरबीआई ने कुछ डिसाइसिव स्टेप्स ले लिए। आरबीआई ने बैंकों को रोका, बैंकों ने अपने पेमेंट बैंकों को रोका, जिनका आप इशारा कर रहे थे पेटीएम और बाकी लोगों ने। उन्होंने इंडिया के एक्सचेंजेस से अपने आप को दूर करने की कोशिश की। फिर उन एक्सचेंजेस को पेमेंट के नए सिस्टम इवॉल्व करने पड़े। हमने ये देखा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान जो दुनिया भर के एक्सचेंजेस थे, उन पर बहुत हाई लोड था बहुत ट्रेड की इंटेंसिटी और ट्रेड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। लोग निकलना चाहते थे, आना चाहते थे, पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। तो दूसरा पहलू ये है भारत के संदर्भ में। अब आप कहेंगे कि निवेशक क्या करें? निवेशक, पहली चीज तो ये कि सामान्य निवेशकों के समझ के बाहर की चीज है। उनके लिए उन्हें निश्चित तौर पर स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट या गोल्ड मार्केट नहीं है। और दूसरी चीज, उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलेशन अगर नहीं है, अगर एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें हमेशा रिस्क की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। और इसीलिए हमने इतनी गिरावट
एक झटके में जरा सा चाइना का एक स्टेप आया और हमने एकदम लोगों को इस मार्केट में गिरावट देखी। तो इसमें संभल कर रहिए, सतर्क रहिए आप। एक चीज और जो बात मैं इससे पहले भी कह रहा हूं वो अंत में कहूंगा कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी एक देश के कानून से कुछ नहीं होने वाला है। इस पर ग्लोबल कंसेंसस बनानी होगी। इसमें किसी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लीडर को चाहे वो अमेरिकन बैंक्स हो, चाहे वो यूरोपियन बैंक्स हो, चाहे वो चाइनीज बैंक्स हो, इन्हें बैठकर एक ग्लोबल आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के बैंकों को, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को, पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को एक साथ कोरिलेट करके एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तब हम जाकर इस बात के प्रति आश्वस्त हो पाएंगे कि ये जो क्रिप्टो एसेट है, करेंसी अभी हम इसको कहते हैं, इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये एसेट है, इसको एसेट माना जाए। इसके साथ जो बात चाइना ने कहा कि चाइना ने तो करेंसी मानने से मना ही कर दिया। चाइना के स्टेटमेंट में तो ये कहा गया कि अगर इसको हम एसेट भी मान लें तो इस एसेट के हिसाब से इसमें जो सिक्योरिटी है इन्वेस्टर के लिए वो बहुत कम है, इसलिए इसके आसपास और ज्यादा सिक्योरिटी बनानी होगी। ये अभी की वस्तु स्थिति है। हाँ, मतलब कई लोग क्रिप्टो को लेकर इस तरह के भी सुबह में रहते हैं कि साहब देखिए ग्रो ही तो कर रहा है, देखिए, मतलब कुछ लोग इस हद तक जाकर कहते हैं देखिए आपको कुछ नहीं पता, देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। कोई भी एंटाइटी जो है, कोई भी एसेट जो है, वो इतना ज्यादा हिंड्रेंस से बरी नहीं हो सकता है, मुझे लगता है अपने उसमें। उसको इस तरह के रेगुलेशन, इस तरह के कैप्स, इस तरह के चाबुक का, मतलब लैशेस का उसको सामना करना ही पड़ता है टू बी बिफोर बीइंग रेगुलेटेड। सिद्धांत, ये ग्रोथ बहुत फेक आइडिया है और बहुत इर्रेशनल आइडिया है। हमने पोंजी स्कीम्स को ग्रो करते देखा है, हमने पेनी स्टॉक्स को ग्रो करते देखा है स्टॉक मार्केट में। हिस्ट्री है इसकी। ग्रोथ किसी चीज के लेजिटिमेट होने की, सेफ होने की, सिक्योर होने की कोई गारंटी नहीं है। हमने कितने पेनी स्टॉक्स को मार्केट में कहां जाते नहीं देखा, उनके पीछे कुछ नहीं था और वो बाद में बस्ट हुए और लोगों को हमने सब कुछ बर्बाद होते देखा। फाइनेंशियल मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स कितने मजबूत हैं। अगर वो एसेट है तो वो एसेट क्यों है, उस एसेट का यूज क्या है। और इसलिए जो भी सेक्टर फाइनेंशियल मार्केट में इस ट्रांसपेरेंसी से, इस रेगुलेशन से बाहर होते हैं, वो हमेशा रिस्की माने जाते हैं। ग्रोथ तो कोई चीज भी कर सकती है। ग्रोथ के आधार पर आप उसमें अपनी बचत, अपनी पूंजी नहीं लगा सकते हैं, कम से कम लगाना नहीं चाहिए। ऐसा लोग सलाह नहीं देते हैं और ये बात बार बार क्रिप्टो के संदर्भ में भी कही जा रही है। ये बात उन सारी एसेट्स के बारे में कही जाती है जो बगैर बेस के, बगैर किसी वजह के बढ़ती हैं, क्योंकि उनमें स्पेकुलेटिव बबल होता है, उसमें एक्सप्रेशर होता है, उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो सामान्य रूप से हम नहीं समझ सकते, हम जान ही नहीं सकते। और ये तो ऐसा मार्केट है कि ये मार्केट तो बहुत ही ऑटोमेटिक मार्केट है, बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटिक मार्केट है। इस ऑटोमेटिक मार्केट में तो बहुत सारी चीजें पड़ते हमें पता नहीं है। तो इसलिए ग्रोथ पर वो ग्रोथ कितनी क्लीन है, कितनी जस्टिफाइड है, वो कितनी सेफ है, ये एक बड़ा सवाल होता है, खासतौर से जब आप फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग के मामले में आते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे ग्रोथ के पीछे फंडामेंटल्स कितने। और जाहिर सी बात है, अंशुमान जी ने कहा रेगुलेटेड नहीं है तो रिस्की। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।